इन साझा गुणज में सबसे छोटा कौन सा है? वह 15 है। अब 2 और 7 के साथ दोहराओ। इस खेल को 2 और 7 संख्याओं के साथ भी दोहराओ। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया है, एक वृत्त बना लिया 2 के लिए, एक वृत्त बना लिया 7 के लिए। तो 2 के गुणज कौन जो आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ... अनंत तक जाएंगे। और फिर 7 के 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है, ... अनंत तक जाएंगे। अब इसमें देखें कौन से साझा गुणनखंड हैं, साझा गुणज हैं जो दोनों में मिला। तो 14 दोनों में मिला, 28 दोनों में मिला। तो अब देखें 2 और 7 के साझा गुणज लिखूं तो सबसे पहला आपको मिला था 14। फिर 14 के पहाड़े के जितने भी संख्याएं होंगी वे 2 और 7 के गुणज में आएंगी। तो 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सात 98। ऐसे अगर आप 98 तक सभी संख्याओं 2 के और 7 के गुणज लिखते तो ये आपको साझा गुणज मिलते। साझा माने दोनों में पाए जाने वाले गुणज मिलते कि 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, 28 यहाँ भी है, 28 यहाँ भी है, 42 इसमें भी मिलता, 42 इसमें भी मिलता, 14 चौका 56, 56 यहाँ भी मिलता, 56 यहाँ भी मिलता, 70 यहाँ भी मिलता, 70 यहाँ भी मिलता। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा साझा गुणज आपका 14 है, जो आपका 2 का और 7 का लासापा है, लघुत्तम समापवर्त्य है। वो आगे बताएगा धीरे धीरे। अब देखो कह रहा है खेल को 4, 6 और 5 के गुणजों को गोले में रखकर फिर से खेलो। अब 3 संख्याओं का खेल खेलना है तो पहले 4 के गुणज लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। ओके, उसके बाद इसको देखें 5, 6 के। 6, 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ... अनंत। अब 5 के देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। इसके 54 के आगे 60 और इससे आगे बढ़ेंगे 48 से 148 के आगे मिलेगा 52, 52 के बाद मिलेगा 56, 56 के बाद मिलेगा 60। अब देखें यहाँ पर इसको आपको ध्यान से देखना है। तो 4 के गुणज जो 4 के और 6 के मिल रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, और जो 4 के और 5 के मिल रहा है वो इसमें आ जाएंगे, और जो 6 के और 5 के मिल रहा है वो ग्रीन में आ जाएंगे, और जो तीनों के साझा गुणज हैं वो आपके यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे भाग में लिखे हैं? 5 और 6 के, 5 और 6 के साझा गुणज, 5 और 6 के साझा गुणज आपको मिला, एक तो मिलेगा 30। ठीक है, 5 में और 6 में दोनों मिल रहे हैं 30, तो यहाँ 30 भर दिया। 30 के बाद मिला दोनों में 60, यहाँ 60 भी भर दिया। 60। अब कह रहा है 5, 4 और 6, 4 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं? 5 और 6 के साझा, 4 और 6 के, तो 4 और 6, 4 और 6 का एक तो दोनों में मिला 12,
12 के बाद दोनों में मिलेगा 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48, ठीक है। और जी 60 यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद देखो आपने कौन से रंग वाले भाग में 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं। आप इसी प्रकार से आपको 4, 5 के और 4 के निकालना है। तो 5 और 4 के साझा गुणज मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा आपको 20, फिर मिलेगा 40, फिर मिलेगा 60। लेकिन अब वो कह रहा कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं, यानी तीनों के साझा। तो तीनों में साझा कौन कौन आ रहा, 60 इधर है, 60 इधर है, 60 इधर है। तो 60 को लिखा हमने तीनों के लिए, ठीक है। आप 60 के पहाड़े को अगर लिख देंगे 60 दूनी 120, 60 ती 180, तो जे भी 60 इन तीनों के गुणज में है, 120 भी इन तीनों के गुणज में होगा, 180 भी इन तीनों के गुणज में होगा। लेकिन सबसे छोटा तीनों का जो गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है, साझा गुणज है, वो 60 है। तो तीनों का लासापा 60 है, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है 4 साझा गुणज कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं। तो ये आपने लिखे हैं ग्रे कलर में, ओके, ग्रे। अब 4, 6, 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है, सबसे छोटा साझा गुणज 60 है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पहेली, इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए, तो पाया कि एक बीज बच गया। 5-5 के बनाने पे कितना बच गया, एक बीज बच गया। और 6-6 के समूह बनाए और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं, कम से कम माने होता है लासापा, कम से कम यानी लासापा, या कम से कम यानी न्यूनतम, और न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, और लघुतम, न्यूनतम या लघुतम। लघु माने छोटा और तम माने सबसे छोटा, लघुतम, ठीक है। लघुतम, कम से कम, जो इनके इसके पर्यायवाची हैं, तो इस शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसमें लासापा निकालना है। और किसका लासापा निकालना है, समूह का। उनने 5-5 के समूह बनाए तो 5 का, फिर 6-6 के समूह बनाए तो 6 का, फिर 4-4 के समूह भी बनाए तो 4 का। इसका पहले लासापा लेंगे, ठीक है। और एक बीज बार बार बच रहा है तो वो कहलाएगा शेष। तो अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए जो संख्या पूछी गई है या बीजों की संख्या पूछी गई है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लासापा निकालेंगे और उसमें जितना शेष बच रहा था वो जोड़ देंगे। जैसे इसको काटा आपने लासापा में 2 से, 5 का 5, 3, 2, फिर 2 से काटा 5, 3, 1, फिर 3 से काटा 5, 3, 1, 1, फिर 5 से काटा। अब इनका आपस में गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो 60 बीज अगर होते, 60 बीज अगर होते तो 5-5 के 12 समूह बन जाते, 6-6 के 10 समूह बन जाते, और 4-4 के 15 समूह बन जाते। लेकिन एक शेष बार बार बच रहा, इसका मतलब बीजों की संख्या कितनी थी, 60 तो ये है ही हैं, एक और जुड़ जाएगा। तो कितने बीज थे, 61 बीज थे। तभी तो हमने 5-5 के समूह बनाए, 5-5 के 12 समूह बन गए और एक शेष बच गया। और 6-6 के बनाए तो 6 के 10 समूह बन गए और एक शेष बच गया। और 4-4 के 15 समूह बन गए और एक शेष बच गया, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात करना है, इसकी भाषा आपको यहाँ पर समझना है। ये बिल्कुल गाइड की भाषा है कि सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए, तो पाया कि एक से एक बीज बच गया।
उनसे 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की। हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो सुनीता के पास कम से कम 61 बीज हैं। समझ में आ गया? कुछ और इमली के बीज। ठीक है। अम्मिनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह से की आयतों में लगा रही है। आयत माना जानते हैं आप, इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई अलग अलग आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? जैसे आपके पास 12 बीज हैं, तो सबसे पहले अगर आप 12 बीजों को एक साथ रख दीजिए इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक आयत आपकी 12 बीज की ऐसे बन गई। और फिर दूसरी अगर आप बनाएंगे तो 2-2 करके 6 जगह रख दीजिए। तो ये भी 12 बीजों की आयत बन गई। फिर आप 3-4 की रखेंगे तो आपको इस प्रकार से रखना पड़ेगी। 4-4 बीजों की आयत, 3-3 बीज की आयत रख रहे हैं तो आपके ये 12 इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है। तो कितने आपने देखा, एक का बीज रखने पर एक जी आयत बन गई। 2-2 को रखेंगे तो इस प्रकार का आयत बन जाएगा, और 3-3 की रखेंगे तो इस प्रकार का आयत बन जाएगा। ठीक है। और फिर अब इसको अगर हम 4-4 का रखेंगे तो इस प्रकार का बनेगा। फिर वो 1 2 3 और इस प्रकार की आयत बन जाएगी। और फिर अगर हम 2-2 का 6-6 का करें तो फिर इस प्रकार का आयत बन जाएगा। और अगर हम इसको पूरा एक बीज का रखें तो फिर इसमें जो 12 इस प्रकार के आ जाएंगे। तो ये 12 इस प्रकार की आयत बन जाएगी। अब देखो आयत को कितने प्रकार से, एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 प्रकार से आपने बना दिया। अब देखें कैसे, कोशिश करो। अगर अलग अलग तरह की कितनी आयतें बनाई जा सकती हैं तो 6 आयतें बनाई जाए। अगर तुम्हारे पास 15 इमली की बीज हैं तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो? अब 15 हैं तो पहले आप इस प्रकार से एक बीज की आयत बनाइए, तो 15 वाले रखना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 आयत इस प्रकार के हो गया। फिर अगर हम इसकी 3-3 की आयत बना सकते हैं, एक 2 3 4 5, 3-3 की आयत बन गई। फिर हम इसकी 5-5 की आयत बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5-5 की आयत है। फिर हम इसकी 3-3 की आयत बना सकते हैं, 5-5 के बाद फिर बनेगी आपकी 1 की इस प्रकार से। अब आप पूरा खड़ा करेंगे तो इसमें 15 आ जाएंगे आपके। तो पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा और चौथा, 4 आयत बना सकते हैं। अब देखें 15 इमली के बीज हैं तो ये समझिए कि यहाँ पर 15 बीज रख रहे हैं तो पूरा एक लाइन में 15 आ गए। फिर हमने 3-3 रखेंगे तो 3-5 15। फिर हम यहाँ पर 5-5 रखेंगे और फिर ऐसे फिर 1। इस प्रकार से आपने, अब देखो ग्रिड को रंगना है। कैसे रंगना है? इधर ग्रिड पर दिए गए 20 खानों की आयत बनाई गई है। कितने खानों की? 20 खाने की। तो यहाँ पर 10 जे हैं और 10 जे हैं तो 20 हो गए। आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। 2 खानों के बराबर इसकी चौड़ाई है, लेकिन लंबाई 10 होगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 10 खानों के बराबर है।
10 खानों के बराबर लंबाई है। 20 खानों से अलग अलग तरह की बनी आयतों को रंगो। तो एक अगर आप चाहते तो पूरा एक 20 का एक जो पूरा बन जाता है इस प्रकार से एक एक करके। जी आपका क्या हो गया, 20 खाने का एक आयत हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप इसको दो दो करके करोगे तो फिर इसी प्रकार से बनेगा। मान लीजिए आपने 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप दो दो के अगर बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा जी। और अगर आप 4 4 के बनाओगे, 3 3 का तो बनेगा नहीं, एक बच जाएगा, आयत नहीं बने। तो 4 4 का बनाओगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक आयत आपका ऐसा बन जाता। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी लंबाई कर दोगे 5, ऊंचाई कर दोगे 5, तो इस प्रकार का बनेगा 1 2 3 4 5, और इसकी लंबाई इस प्रकार का बनेगा। और फिर अगर आप इसकी 10 की लंबाई करो तो इस प्रकार से बन जाएगा। और फिर अगर आप 1 1 की लंबाई करोगे तो फिर ऐसे बनेगा। ठीक है। तो अब क्या है, 20 खानों से अलग अलग तरह की बनी आयतें रंगो। तो आपने रंग दी कि एक तो 20 खानों की एक जी आयत है, इसको रंग दिया। ये 20 खाने की आपकी 2 चौड़ाई और 10 लंबाई, इसको रंग दिया। और इसमें फिर आपने 4 चौड़ाई 5 लंबाई, इसको रंग दिया। और फिर इसमें 5 चौड़ाई 4 लंबाई, इसको रंग दिया। तो कितने प्रकार से रंगा जा सकता है, 1 2 3 4 5, और एक 20 प्रकार का ऐसे भी रंगा जा सकता है खड़े में 20 का। तो 6 प्रकार से रंगा जा सकता है। अब देखें आगे कितना क्या कह रहा है। तुमने जो आयतें रंगी हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी कितनी है। एक की लंबाई आपकी कितनी थी, 20 गुणे 1, 20 बाई 1। दूसरे की कितनी थी, 10 गुणे 2। तीसरे की आयत की कितनी थी, 5 गुणे 4। और चौथे की कितनी थी, 4 गुणे 5। और फिर एक कितनी थी, 2 गुणे 10। और एक फिर कितनी थी, 1 गुणे 20। ये थी आपकी लंबाई। ओके। फिर देखें आगे, तुमने 20 खानों की आयत को कितने तरीके से रंग सकते हो। तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीक़ों से रंग सकते हो, उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई लिखो। ये आपने लिख दी, रंग दिया, उसको लंबाई चौड़ाई को भी लिख देना है। अब देखें चूड़ियों का खेल है। एक सलाख पर, सलाख माने होता है डंडी, एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2 3 6 9 और 18 के समूह में रख सकती है। किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना बिल्कुल रख सकती है। एक के समूह में भी पूरा 18 लगा सकती है, 18 बार समूह बना सकती है। 2 के समूह में रखेगी तो 9 समूह बन जाएंगे। 3 3 के समूह बनाएगी तो 6 समूह बन जाएंगे। 6 6 के समूह बनाएगी तो 3 समूह बन जाएंगे। 9 9 के समूह बनाएगी तो 2 समूह बन जाएंगे। 18 का समूह बनाएगी तो 1 समूह बनेगा। ठीक है। समूह माने झुंड, दल। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे, 18 समूह होंगे। एक एक चूड़ी का अगर वो एक समूह बनाती है तो ऐसे तो उसके 18 समूह बन जाएंगे। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चूड़ियों की संख्या 18 है, तो एक का समूह बनाएगा तो 18 समूह बनेंगे। 2 2 की चूड़ियों का समूह बनाएगा तो 9 समूह।
तीन तीन की चूड़ियों का समूह बनाएगा तो 6 समूह बनेंगे। 6 की चूड़ियों का समूह बनाएगा तो 3 समूह बनेंगे। और 9 चूड़ियों का समूह बनाएगी तो 2 समूह बनेंगे। 18 चूड़ियों का समूह बनाएगी तो 1 समूह बनेगा। अब 24 चूड़ियाँ हैं तो 1 का समूह बनाएगी तो 24 समूह, और 2 के समूह बनाएगी तो 12 समूह बनेंगे। और 3 के बनाएगी तो 6 समूह, नहीं 8 समूह बनेंगे। और 4 के बनाएगी तो 6 समूह बनेंगे। और 6 समूह के बनाएगी तो 4 बनेंगे, 4 समूह बनेंगे। और 8 के बनाएगी तो 3 समूह बनेंगे। और 12 के बनाएगी तो फिर 2 समूह बनेंगे। और अगर 24 के बनाएगी तो 1 समूह बनेगा। 5 चूड़ियाँ हैं, 1 का समूह 5 बनेंगे और 5 का समूह 1 बनेगा। बाकी आपके समूह नहीं बन सकते हैं। 9 है तो 1 के 9 समूह बन सकते और 3 के 3 समूह बनते और 9 के 1 समूह बन सकते हैं। अब 7 है तो 1 के 7 समूह बनाए जा सकते हैं या 7 का 1 समूह बनाया जा सकता है। 2 का या तो 1 के 2 समूह बनाए जा सकते हैं या 2 का 1 समूह बनाया जा सकता है। 10 का 1 के 10 समूह बनाए जा सकते, 2 के 5 समूह बनाए जा सकते और 5 के 2 समूह बनाए जा सकते और 10 के 1 ही समूह बनाया जा सकता है। 1 का तो 1 ही समूह बनता है। 20 के तो 1 के 20 समूह बनाए जा सकते और 2 चूड़ियों का समूह बनाएंगे तो 10 समूह बन जाएंगे। और 4 चूड़ियों का समूह बनाएंगे तो 5 समूह बन जाएंगे। और 5 चूड़ियों का समूह बनाएंगे तो 4 समूह बनेंगे। और 10 चूड़ियों का समूह बनाएंगे तो 2 समूह बनेंगे। और 20 चूड़ी का समूह बनाएगा तो 1 समूह बनेगा। 13 है तो या तो 1 का समूह बन सकता या 13 का ही समूह बन सकता। 21 है तो 1 का 21 समूह बनेंगे। 3 के 7 समूह बनेंगे। 7 के 3 समूह बनेंगे और 21 के 1 समूह बनेंगे। अब आपको यहीं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि जो अभाज्य संख्याएं हैं 5, 2 या और 7, इनके समूह तो सिर्फ 1 और स्वयं रहता है। यानी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, ठीक है, 1 और स्वयं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी संख्या हो उसके गुणनखंड निश्चित रहते हैं, अनंत नहीं रहते। किसी संख्या के गुणज तो अनंत रहते लेकिन गुणनखंड निश्चित रहते हैं, ठीक है। जैसे 18 के गुणनखंड यही हैं, ये निश्चित हैं। 24 के गुणनखंड यही हैं, ये निश्चित हैं। 5 के गुणनखंड यही हैं, ये निश्चित हैं, ठीक है। लेकिन हर संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही है। हर संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही है और वह संख्या स्वयं भी होती। जैसे 18 का गुणनखंड 18, 24 का गुणनखंड 24, 5 का गुणनखंड 5, 9 का गुणनखंड 9, 7 का गुणनखंड 7, 2 का गुणनखंड 2, 10 का गुणनखंड 10। कहने का मतलब हर संख्या का एक गुणनखंड और स्वयं संख्या गुणनखंड तो होती ही है और अभाज्य संख्या के सिर्फ 1 और स्वयं गुणनखंड होता है और गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। चार्ट भरो। अब चार्ट भरना है, देखें इसको। इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। ये गुणा का निशान लगा है, यहाँ 1 से लेके 12 तक संख्या लिखी है, यहाँ भी 1 से 12 तक लिखी है। अब 12 जिस के पहाड़े में आ रहा है वह 12 के गुणनखंड हैं। जैसे 12 1 के पहाड़े में आ रहा तो 12 का गुणनखंड 1 भी है। 12 2 के और 6 के पहाड़े में आ रहा तो 2 और 6 इसके गुणनखंड हैं। 12 3 और 4 के गुणनखंड में आ रहा तो इसके 3 और 4 गुणनखंड हैं। 12 4 और 3 के गुणनखंड में आ रहा,
इसलिए 12 के 3 और 4 गुणनखंड हैं। और 12 6 और 2 के गुणनखंड में आ रहा, तो 12 के गुणनखंड 6 और 2 हैं। ठीक है। और 12 1 के गुणनखंड में आ रहा, इसका मतलब 12 1 का और 12 का 1 और 12 गुणनखंड है। समझ में आ गया? यानी कोई भी संख्या जिसके पहाड़े में मिलती है, कोई भी संख्या जिसके पहाड़े में मिलती है, तो वह संख्या का गुणनखंड उसका पहाड़ा होता है। आगे देखें, समझ में आ जाएगा। चार्ट में हरे खाने को देखो, चार्ट में हरे खाने को देखो। ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिलता है। जैसे 12 3 गुणे 4 करके मिला, तो 12 संख्या 3 और 4, 4 और 3 दोनों का गुणज है। गुणज 3 और 4 दोनों का गुणज मतलब 3 और 4 का पहाड़ा 12 है। इसी तरह संख्या 12 6 और 2, संख्या 12 और 1 का गुणज भी है, यानी 12 के और 1 के पहाड़े में भी 12 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 के गुणनखंड हैं। एक बार फिर 12 बराबर 3 गुणे 4, इसका मतलब इसलिए 12 संख्या जो है, इधर 12 संख्या जो है वो 4 और 3 दोनों के गुणज हैं, यानी 4 और 3 के पहाड़े में आती है। इसी तरह 12 संख्या 6 और 2 के पहाड़े में आती है। इसी तरह 12 संख्या 12 और 1 के पहाड़े में आती है, गुणज में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 जिस के पहाड़े में मिल रही है, उस संख्याओं को, उन संख्याओं को हम 12 के गुणनखंड कहते हैं। 12 जिस संख्या के पहाड़े में मिल रही है, उन संख्याओं को हम 12 के गुणनखंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। 12 जिस संख्या के पहाड़े में या गुणज में या अपवर्त में मिलती है, उन संख्याओं को हम 12 के गुणनखंड कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखो, 12 3 चौको 12, 6 दूनी 12 और 1 12 12। तो 12 के गुणनखंड जो हैं आपके वे कितने हैं? जी हैं सभी। कौन कौन है? 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 12 है। तो 12 के ये सभी गुणनखंड हैं। ठीक है। अब मैंने बताया था कि कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड 1 तो होता ही है, और स्वयं संख्या भी होता है। स्वयं माने खुद संख्या भी उसका गुणनखंड होती है। ठीक है। और किसी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। अब आगे देखें, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 10 के गुणनखंड आपको यहाँ पर 2 पंचे 10 भी मिल रहा, और 10 गुणे 1 करने पर भी 10 मिल रहा। इसका मतलब 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको 10 मिलेगा उस पर रंग करना है। जैसे 1 दहाम के 10, यहाँ पर आपको 10 मिल गया, और 2 का 5 में गुणा किया तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया, और 5 का 2 में गुणा किया तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया, और 1 का 10 में गुणा किया तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया। तो 10 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? 4 जगह मिल रहा है। तो कौन कौन सा? 1 की जगह मिल रहा है, 2 की जगह भी मिल रहा है, 5 के पहाड़े में भी मिल रहा है और 10 के में भी मिल रहा है। ठीक है। अब 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 36 यहाँ लिखेंगे आप, 3 पे 6 36। अब किस किस के गुणा से मिलता है 36? देखो 2 और 18 से मिलता, और 3 और 12 से मिलता 36, 12 3 36, और 4 और 9 से मिलता 36।